हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी और मेरा नाम है मनीष राणा और मैं आज आपको क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपको 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्याएँ हैं। तो आपको पहले यहाँ पर ये संख्या दी गई है 2 - √5। अब आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो साथियों, मैंने आपको बेसिक लेक्चर करवाए थे तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी, बहुत ही डिटेल में मैंने सारा कुछ आपको वहाँ पर कराया था। तो अगर आपने बेसिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले आप बेसिक लेक्चर देख लें और उसके बाद यहाँ पर इसे पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या हम घटाएंगे तो वहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा सेकंड को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस इसका हट जाएगा, ये सॉरी कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस की है √23 और ये प्लस की √23, तो ये क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। तो ये आपका परिमेय हो जाती है। यहाँ तीसरे को जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और 2/7 मिलेगा और 2 भी एक परिमेय है और 7 भी एक परिमेय है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, बटे के फॉर्म में भी लिखी हुई है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट 1/√2। तो जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगाया जाता है तो वहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अपरिमेय। ये मैंने आपको बेसिक पार्टों में बहुत डिटेल में इस पे बात करी थी। तो अगर आप वहाँ पर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देख लें। देखिए पाई कैसी संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में जब गुणा करेंगे तो वो भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस प्रकार बस बहुत ही सिंपल है, ये हमने बेसिक सारा कराया है, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं। चलिए अब हम इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो आपको ये सरल करना है और ये सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या है, देखिए इनके बीच में गुणा हो रहा है तो हम इसका गुणा करेंगे। तो देखिए हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो √3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका, होगा ये प्लस 2√3 प्लस। अब √3 का गुणा √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर में। देखिए वैसे तो ये देखिए √2 इंटू √3 होगा, तो इसे मैं एक के अंदर ही लिख सकता हूँ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √6। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो ये इससे आगे अब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 6 है, ये क्या है 3√2, ये 2√3 और ये यहाँ पर √6। तो ये किसी से कोई भी नहीं जुड़ेगा, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सेकंड को। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a² - b² बराबर a + b a - b। तो यहाँ पर चाहे तो आप इसी की तरह से गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा ये कठिन नहीं करना है, उससे क्या होगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और आपको अगर डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, दोनों तरीके ही सिंपल हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूले से ही इसको करिए। तो देखिए ये इसी फॉर्म का है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में क्या है, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे √5 और b की जगह पे √2। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, इनको एक के अंदर लिख सकते हैं √10। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7 प्लस 2√10।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। अब हम इसका ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। इस प्रकार से इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से इसको समझिएगा। क्या है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को वृत्त की एक परिधि मान लीजिए C, और उसके व्यास को मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम में कभी पूछ लिया गया तो आप वहाँ पर परेशान हो सकते हैं इसको देख के, लेकिन आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने आपको बेसिक में बताया है बहुत अच्छे से। अब देखिएगा परिधि, सरकमफ्रेंस इसे C से दर्शाया है, और जो इसका व्यास है उसे D यानी डायमीटर। तो आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर पाई बराबर C/D, ये कहना चाह रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय है, लेकिन अगर ये क्या है, ये परिधि है वृत्त की और ये व्यास है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। तो ये हमको ये बताता है कि एक परिमेय है, और ये हमको बताता है कि एक अपरिमेय है। तो आप इसको कैसे, आपको ये पूछा है कि इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे। तो देखिए कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए ये वृत्त है, तो आप जब वृत्त की त्रिज्या को मापेंगे तो मापने में किसी पैमाने का यूज करेंगे या किसी युक्ति का यूज करेंगे। तो वहाँ पर आप इसको एग्जैक्टली बिल्कुल अप्रॉक्स, मतलब बिल्कुल राइट नहीं नाप सकते। हम एक अप्रॉक्स वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे यूनिट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वहाँ तक हम उस पैमाने से, उस युक्ति से नहीं पहुँच सकते हैं, तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू ही लेते हैं। तो हो सकता है कि जब आप इसकी जो परिधि है उसको माप रहे होंगे तो वहाँ पर आपने कोई भी परिमेय संख्या ही ले ली होगी, जैसे 2.2, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ये आगे तक चलती जा रही है। इतनी बड़ी, इतना है एग्जैक्टली मान, तो हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो वहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 2 हो जाती है, और 2 एक परिमेय है, लेकिन वास्तव में ये कैसी है, एक अपरिमेय है। तो यहाँ पर इस प्रकार, और जब आप व्यास भी इसका नापेंगे, डायमीटर नापेंगे, तब भी वहाँ पर हम अप्रॉक्स वैल्यू ही ले लेते हैं। तो जब हम मापेंगे, और मापने में या तो इसकी परिधि हो सकती है, कोई अपरिमेय संख्या हो सकती है, या इसका डायमीटर एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, या दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि चाहे आपकी जो परिधि है वो अपरिमेय मिल जाए, चाहे इसका व्यास अपरिमेय मिल जाए, और चाहे ये दोनों अपरिमेय मिल जाए, उस स्थिति में क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो आपका जो C/D है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, और पाई भी एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय। तो इसमें बताइए कहाँ अंतर्विरोध हुआ। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। यहाँ हम ये बात लिख देते हैं, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है। आप आगे लिख सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये बता देना है कि या तो C अपरिमेय होगी, या फिर D अपरिमेय होगी, या दोनों अपरिमेय होंगी। कोई एक संख्या या दोनों अपरिमेय होने पर ये अपरिमेय ही हो जाएगी। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जब साथियों ये इसका बेसिक कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये संख्या भी उदाहरण के रूप में, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था। तो वहाँ पर मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ करने से पहले अगर एक बार बेसिक देख लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो चलिए मैंने क्या बताया था,
आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना है एक ए बी लाइन खींच लेनी है। ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, और ये मैं कितना खींचूंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या हो उतनी आपको लंबाई लेनी है इस रेखा की। तो 9.3 ले लेता हूँ मैं, पहला स्टेप ये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 यूनिट की एक लाइन और खींच लेनी है। मान लीजिए ये बिंदु हो गया मेरा सी। दूसरे स्टेप में मुझे ये करना है, काफ़ी सिंपल है, मैंने बेसिक में बहुत डिटेल में बताया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ए और सी के मध्य में एक बिंदु लेना है। तो आप मान लीजिए वो बिंदु मेरा यहाँ है, ये क्या है, ये बिंदु है ओ, ये ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ओ ए त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त खींचता हूँ। ये मैंने एक अर्धवृत्त खींच लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक लंब डालूँगा, ये ऐसे, ये मैंने एक लंब डाल लिया, ये मेरा जो लंब होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात समझ लेनी है, पहले स्टेप में क्या करना है, आपको एक रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई आपको वो रखनी है जो अंडर रूट के अंदर हो। तो अंडर रूट के अंदर कितना था, 9.3। अब फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर एक इकाई का एक और रेखा खींचा जिसका मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर बिंदु दे दिया सी। फिर मैंने क्या किया, पूरी रेखा ए सी का एक मध्य बिंदु लिया जिसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो यहाँ से अगर मैं इसे मिला दूँ, मान लीजिए ये डी बिंदु है और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो जो आपका ये वाला रेखा होगा ये अंडर रूट 9.3 होगा। ये कैसे होगा, ये मैंने बेसिक में पूरा प्रूव कराया है कि आखिर ये वाला बिंदु अगर ये 9.3 है तो ये अंडर रूट 9.3 कैसे होगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको ये वाला त्रिज्या, इतना त्रिज्या अपने प्रकार में लेके आपको ऐसे एक वृत्त खींचना है, अर्धवृत्त खींचेंगे जब आप, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके जब आप ऐसे वृत्त खींचोगे तो आपका जो वृत्त जिस बिंदु पर भी टच करेगा वो आपका बिंदु अंडर रूट 9.3 हो जाएगा। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसको स्टेप बनाकर भी लिख सकते हैं हिंदी में कि सबसे पहले एक ए बी रेखा खींची जिसकी लंबाई हमने 9.3 ली। फिर हमने क्या किया कि बिंदु बी से एक इकाई की एक और रेखा खींची, और फिर हमने ए सी का मध्य बिंदु क्या लिया ओ, और फिर हमने क्या किया, यहाँ बी से एक लंब डाला जिसकी लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 9.3, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, देखिए, और देखिए परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी रेखा होगी वो आपकी त्रिज्या ही होगी। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, अगर मैं यहाँ पर खींच दूँ तो ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करो। तो ये इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। तो मैंने आपको परिमेयकरण करना बेसिक लेक्चर में भी बताया है और मैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि परिमेयकरण करने का मतलब होता है इसके हर से अंडर रूट को रिमूव करना। तो यहाँ पर अगर मुझे इसके हर से अंडर रूट को रिमूव करना है तो यहाँ पर अंडर रूट 7 से गुणा, अंडर रूट 7 से भाग में कर दूंगा, अंडर रूट 7 से हर में गुणा और अंडर रूट 7 से इसके अंश में गुणा कर दिया। तो ऊपर 1 का गुणा जब मैं अंडर रूट 7 से करूँगा तो अंडर रूट 7, और यहाँ पर अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। तो ये इसका परिमेयकरण हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर ये ऐसी संख्या है, तो मैंने आपको बताया था कि हर के अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 7, मतलब यहाँ पर मैंने अपोजिट साइन ले लिया और उससे मैंने गुणा भाग कर दिया। ये तो ऐसे मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ऊपर 1 का गुणा इससे करूँगा तो यही आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे देखिए अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आशा है ये भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी क्या करना है, इसके हर के अपोजिट साइन से गुणा भाग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। तो यहाँ ऊपर तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा √5 माइनस √2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके हर के अपोजिट साइन से इसमें गुणा भाग कर देना है अपोजिट साइन की संख्या से। तो यहाँ क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाली संख्या से गुणा कर दिया, √7 प्लस 2। तो ऊपर तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा √7 प्लस 2 बटे नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ से √7 प्लस 2 बटा और 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो।